नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्री पैराडाइज पर। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फसलों का महत्व एवं उनका वर्गीकरण। ये पाठ आपका दूसरा है सस्य विज्ञान कक्षा 11 जिसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप लोगों को बता दें कि पाठ 1 आपका कंप्लीट हो गया है। तो जिन लोगों ने पाठ पहला नहीं देखा है, उसके लेक्चर नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। वहाँ पे हमने बहुत सारी जो सस्य विज्ञान का बेसिक है उसके बारे में बात की है, जो अक्सर एग्जाम में एग्जामिनर पूछ देता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। तो ऋतुओं के आधार पर 3 प्रकार का वर्गीकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें खरीफ की फसलें, दूसरा रबी की फसलें, तीसरी जायद की फसलें। देखो, खरीफ की फसलों में और रबी की फसलों में, इन सब में ऋतुओं में याद रखना है बुवाई का समय, ठीक है। बुवाई का समय अक्सर पूछा जाता है, उसके साथ साथ में एग्जाम्पल पूछ लिए जाएंगे कौन सी फसल किस मौसम में उगाई जाती है। तो बुआई का समय अगर खरीफ की बात करें तो ये जो आपकी बुआई का समय है वो है जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है। और कौन कौन सी फसलों की बुआई यहाँ पे की जाती है, तो धान की बुआई की जाती है। इसके साथ साथ में सोयाबीन की बुआई की जाती है, ठीक है। सोयाबीन के बाद में अगर हम बात करें तो ज्वार की बुआई की जाती है यहाँ पर। और दोस्तों, इसके साथ साथ में यहाँ पे कपास की बुआई की जाती है। तो इत्यादि फसलें इसके अंतर्गत बुआई की जाती है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं रबी की। तो इसकी जो बुआई है वो अक्टूबर नवंबर में की जाती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी फसलें, जैसे आपका गेहूं हो गया, ठीक है। गेहूं के साथ साथ में चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, इत्यादि फसलों की यहाँ पे बुआई की जाती है। बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप अपनी बुक से देख लेना, जो इम्पोर्टेंट आपकी फसलें उनके बारे में ही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद में अगर हम बात करें जायद की, तो जायद की आप लोगों को पता होगा कि फरवरी मार्च में यहाँ पे बुआई की जाती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी बुआई, क्योंकि इसमें जो होती हैं बहुत कम समय वाली, जो कम समय में उपजाऊ हो जाती हैं फसलें, उनकी हम बुआई यहाँ पे करते हैं। जैसे खरबूजा हो गया, ठीक है, खरबूजा, ककड़ी, खीरा इत्यादि फसलें, मतलब कि जो कम समय में उग जाती हैं, उनके बारे में वहाँ से हमको लाभ मिल जाता है, उनको हम जायद के अंदर बुआई करते हैं, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे पौधों के जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। अब यहाँ पे चीज़ समझिएगा, यहाँ पे कुछ बातें हम बताएंगे, देखिएगा। यहाँ पे जो होगा वो सीड टू सीड हम लोग बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो लाइफ साइकिल की बात की जाती है, जीवन चक्र की बात की जाएगी, बीज से बीज तक की होती है। जैसे कोई हमारा ये पौधा है, पहले तो हम मान लेते हैं एक हमारा ये बीज मैंने लिया और इस बीज को मैंने मिट्टी के अंदर डाल दिया। अब वहाँ पे ये ग्रो हो जाएगा, फिर उसके बाद में एक बनेगा पौधा, ठीक है। एक पौधा बनेगा, फिर इसके अंदर फूल आएंगे, फूल आने के बाद में इसमें क्या बनेंगे, बीज बनेंगे। तो एक लाइफ साइकिल पूरी हो जाएगी। यहाँ से मैंने बीज बोया और इस पौधे के अंदर बीज हमको प्राप्त हो गए, तो हम कहेंगे कि एक लाइफ साइकिल या एक जीवन चक्र पूरा हो गया, ठीक है। ऐसे समझिएगा। उसके बाद में क्या होता है कि कुछ फसलें होती हैं उनका जीवन चक्र पूरा ही नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो वो फसलें क्या है, वो 2 वर्षीय या बहुवर्षीय में चली जाएंगी। लेकिन आपको हमेशा याद रखना कि बीज से बीज तक के ही चक्र को हम जीवन चक्र कहते हैं, इतना समझना। अभी आगे चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। उसके बाद में हम लोग पहले बात करेंगे, इसको भी इसमें 3 प्रकार के हैं, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। अगर हम 1 वर्षीय की बात करें तो ये एक सीजन में या एक अपने ऋतु में ये अपना जीवन चक्र फसलें पूरा कर लेती हैं, उनको हम 1 वर्षीय कहते हैं। इसमें कौन कौन सी आती हैं, जैसे एग्जाम्पल में याद रखना, गेहूं हो गया, गेहूं क्या है आपका 1 वर्षीय है। मक्का हो गया, मक्का है, ज्वार है, ठीक है, सोयाबीन है। ये फसलें आपकी कैसी हैं, 1 वर्षीय हैं। एक जीवन चक्र इनका जो होगा 1 सीजन में आपका पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा। अगर हम द्विवर्षीय की बात करें तो देखिएगा, यहाँ पे द्विवर्षीय वाले में क्या होगा कि हम बीज मैंने लिया, ठीक है। ये मान लेते हैं प्याज का मैंने एक बीज बोया, ठीक है। उसके बाद में ये बीज को मैंने खेत में लगाने के बाद में क्या हुआ कि इसमें जो प्याज की जो गांठ होती है वो बन जाती है नीचे, ठीक है, गांठ बन जाती है और हम गांठ को यूटिलाइज कर लेते हैं, खाने के लिए हम लोग निकाल लेते हैं उससे। और इसमें बीज आ ही नहीं पाते, फूल आ ही नहीं पाते, तो बीज नहीं आ पाते हैं, ठीक है। और पहले ही उसको नष्ट कर देते हैं, पौधे को उपयोग में ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी जीवन चक्र नहीं पूरा हो पाया, ठीक है। क्योंकि जो हमारा प्याज होता है वो कैसा होता है, द्विवर्षीय होता है। अगर इसमें बीज आ जाते तो हम इसको कहते हैं द्विवर्षीय। 1 वर्ष में ये क्या करता है, अपनी ग्रोथ
करता है, दूसरे वर्ष में क्या करता है, बीज देता है। तो इसीलिए इसको द्विवर्षी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, इसमें प्याज है, प्याज को याद रखना, प्याज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद में चुकंदर याद रखना, और ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, 2 ही फसलें ज़्यादातर एग्जामिनर एग्जाम में पूछते हैं। उसके बाद में बहुवर्षी की बात करें तो बहुवर्षी में हमेशा एक बात याद रखना कि इसमें जो बीज होंगे अगर हम उसकी बुआई करेंगे तो वो क्या होंगे, 1 वर्ष में या 2 वर्ष में अपनी ग्रोथ को पूरी करेंगे, उसके 3 या 4 साल में वो क्या करते हैं, उसमें बीज आते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं बहुवर्षी। मतलब 2 वर्षों से अधिक जिसमें जीवन चक्र होता है उसको हम लोग बहुवर्षी बोलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा गन्ना याद रखना, लूसर्न, जो लूसर्न घास होती है उसको, इसमें देखो झाड़ी वाले ज़्यादा पौधे आते हैं, गन्ना हो गया, लूसर्न हो गया। ऐसे आप लोग सोचेंगे कि गन्ने का तो तना प्रयोग में लाया जाता है बुवाई के लिए, वो तो बात आपकी सही है, तने का हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या होता है, आप लोगों ने देखा नहीं होगा कि धान में फूल भी आते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, हम लोग उसकी ग्रोथ को, जो उसकी लाइफ साइकिल है उसको पूरा नहीं होने देते, उससे पहले ही काट लेते हैं, तो ये चीज़ें उसमें प्रक्रिया नहीं हो पाती हैं। तो इसीलिए गन्ना क्या है, बहुवर्षी में आता है। तो आप लोगों को ये याद रखना कि गन्ना, लूसर्न जो है वो बहुवर्षी में आते हैं। बाकी ज़्यादा चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन यूपी कैडेट वगैरह में ऐसे आता है बहुवर्षीय है गन्ना या 1 वर्षीय या 2 वर्षीय, तो हमेशा याद रखना गन्ना बहुवर्षीय होता है। इसके बाद में अब हम लोग देखेंगे फसलों का आर्थिक वर्गीकरण। देखो इनकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि हम लोगों को जो प्रयोग में लेते हैं फसलें, उनसे हम लोगों को क्या क्या लाभ मिलते हैं। जैसे क्या है, अनाज वाली फसलें होती हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं, रोटियां चपाती बनती हैं, खाने योग्य होती हैं, खाते हैं हम लोग। और उसके बाद में इसका जो चोकर बचता है या इनसे अनाज को पिसवा के जानवरों को खिलाया जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रयोग में लेते हैं। तो ये क्या कहलाती हैं, अनाज की फसलें। ठीक, इसमें कौन कौन सी, सिंपल सी बात है, इसमें कौन कौन आएगा, गेहूँ आएगा आपका, जौ आएगा, ज्वार हो गया और सोयाबीन इत्यादि फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। इनको हम लोग प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे दलहनी फसलों की। अब देखिएगा चीज़ यहाँ पे समझिएगा, दलहनी फसलें आपकी जो होती हैं वो लेगुमिनेसी कुल में नहीं आती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए जो जितनी भी लेगुमिनेसी कुल की फसलें होती हैं वो क्या होती हैं, पल्सेस ही होती हैं, हमारी दलहनी फसलें ही होती हैं। लेकिन जो लेगुमिनेसी कुल होता है उसको अगर डिफाइन करने को या उसको परिभाषित करने को अगर एग्जामिनर बोल दे या एग्जाम में आ जाए तो वहाँ पे आप लोग ये लिखेंगे कि जो लेगुमिनेसी कुल के जो पौधे होती हैं उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। वो जो गांठें होती हैं उनमें राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है। ये क्या अनेकों बैक्टीरिया उसके अंदर होते हैं। वो क्या करते हैं, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण करते हैं और वो पौधे को दे देते हैं, जो मेन फसल होती है उसको दे देते हैं, या वो अपने आप में यूज कर लेते हैं, उससे ग्रोथ हो जाती है और हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। तो कहने का मतलब है दलहनी फसलें वो अलग चीज हो गई, और जो लेगुमिनेसी कुल के अंदर आएंगी वो क्या होंगी, सभी की सभी क्या हो जाती हैं, वो हमारी हो जाती हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं, उसको हम लेगुमिनेसी कुल कहते हैं। पल्सेस में अगर हम बात करें तो पल्सेस में जैसे आपको तो पता ही है राजमा आता है। हालांकि राजमा का एक ऐसी फसल है जो लेगुमिनेसी कुल में आती तो है लेकिन वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। तो ये चीज़ याद रखना। जैसे दलहनी फसल में आपका सोयाबीन आता है, ठीक है, ये दलहनी और तिलहनी दोनों में आता है सोयाबीन। तो आप इसको क्या करेंगे, अब ये तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करता है, लेकिन ये तिलहनी में क्योंकि सोयाबीन का हम लोग प्रयोग नहीं करते दाल में, इसकी दाल अच्छी नहीं बनती है, तो चीज़ ये समझिएगा। तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे राजमा हो गया, चना हो गया, मसूर हो गई, ठीक है, मटर हो गई, इत्यादि फसलें इसके अंतर्गत आती हैं, याद रखना। उसके बाद में अगर हम तिलहनी फसल की बात करें जिससे हम लोग तेल लेते हैं, तो सोयाबीन मुख्यतः याद रखना। ठीक है, सोयाबीन को मैंने क्या बताया, तिलहनी और दलहनी दोनों फसलों में ये आती है। उसके बाद में आप मूंगफली को याद रखना, इत्यादि फसलें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे रेशे वाली फसलें। अगर हम रेशे वाली फसलों की बात करें तो इसमें क्या है, हम लोग रेशा प्राप्त करते हैं, ठीक है, फाइबर इससे प्राप्त किया जाता है, तो हम लोग बोलते हैं रेशे वाली। इसमें कपास आता है, सनई आती है, ठीक है, कपास से क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं। तो क्या हो गया, इससे रेशे प्राप्त होता है, फाइबर प्राप्त होता है। चारे वाली फसलों की बात करें तो ये फसलें जो होती हैं जो पशुओं के चारे के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। जैसे आपका मक्का हो गया, मक्का चारा भी प्रयोग किया जाता है, ज्वार हो गया, ये इत्यादि फसलें किसके अंतर्गत आ जाएंगी, आपकी चारे वाली फसलों के अंतर्गत आ जाएंगी। उसके बाद में शर्करा वाली फसलों की बात करें जिनसे शुगर प्राप्त होता है, जैसे गन्ना, बहुत सरल है, याद होगा, चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है।
ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये सब एग्जाम्पल मैं क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि सब इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर ज़्यादा ही पढ़ना है तो आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में सब्जी की फसलें, सिंपल सी बात है, सब्जी वाली कौन सी फसलें हो जाएंगी, जैसे टमाटर हो गया, गोभी वर्गीय फसलें होती हैं, गोभी वाली जो फसलें होंगी, है ना, करेला हो गया, सेम है, इत्यादि फसलें किसके अंतर्गत आ जाएंगे, सब्जी, जिनकी सब्जी बनती है। उसके बाद में आती हैं उद्दीपक फसलें। उद्दीपक फसलों का मतलब क्या होता है, जो हमारे बॉडी को रिलैक्स देती हैं, मतलब हमको आराम प्राप्त करती हैं, उससे हमारा दिमाग तेज चलने लगता है, वो क्या होती है, उद्दीपक फसलें होती हैं। ठीक है, जैसे इसमें आता है तंबाकू, ठीक है, चाय आपकी आती है, कॉफ़ी आती है, ठीक है, इत्यादि फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे ये क्या आप लोग याद रखना, जिसको हम लोग अफीम बोलते हैं, अफीम भी इसके अंतर्गत आती है। इससे क्या हो जाता है कि दिमाग बहुत तेज़ी से चलने लगता है और शरीर को रिलैक्स प्राप्त होता है। मसाले वाली फसलें, अगर मसाले वाली फसलों की बात करें तो इनसे क्या होता है कि सब्जी के अंदर फ्लेवर आ जाता है, स्वाद आता है, टेस्ट आता है। तो इसमें जैसे जीरा हो गया, ठीक है, जीरा है, अदरक है, हल्दी है, ये सभी आपकी फसलें क्या है, मसाले वाली फसलों के अंतर्गत आती हैं। फल वाली अगर हम फसलों की बात करें तो फल वाली फसलों में क्या, जैसे तरबूज हो गया, ठीक है, तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, इत्यादि फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। फल से आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि जैसे सेब हो गया, अनार हो गया, मौसम्मी हो गया, ये सारे फलों के आप लोगों के, केला वगैरह दिमाग में आ रहा होगा, तो वो हार्टिकल्चर वाली फसलें हैं, हमारी हॉर्टिकल्चर में पढ़ी जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ये हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, सस्य विज्ञान, ठीक है, एग्रोनॉमी जो है, एग्रोनॉमी में तरबूज, ककड़ी, खीरा को फल ही कहा जाता है। उसके बाद में जड़ व ट्यूबर वाली फसलें, अगर जड़ व ट्यूबर वाली फसलें बात करें तो जैसे आलू में आप लोगों को पता होगा, आलू की फसल होती है, आलू आलू जो तना होता है, आलू क्या होता है, तना होता है, और ये तना किस में बदल जाता है, ट्यूबर में बदल जाता है। किस में, ट्यूबर में बदल जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबर वाली फसलें। आलू हो गया इसमें, और आपका जैसे गाजर हो जाता है, ये भी ट्यूबर वाली में आता है, चुकंदर है, ये भी किस में आता है, ट्यूबर में ही आता है। तो ये फसलें याद रखना। आलू हमेशा याद रखना एक तना होता है, ना कि वो क्या जड़ होती है। कभी भी जड़ नहीं आलू होता, तना होता है। उसमें देखना आंखें पाई जाती हैं, जिनको गांव की भाषा में अखुआ बोला जाता है, जिनसे हमारा जो पौधा होता है उगता है, ठीक, नया पौधा जन्म लेता है। औषधि वाली फसलों की बात करें, जिनका हम दवाई के रूप में प्रयोग करते हैं, तो पुदीना हो गया, पुदीना याद रखना। इसके साथ साथ में आप तुलसी को याद रख सकते हैं। तुलसी आपके घरों में भी बहुत अच्छी तरीके से देखे होंगे, बहुत घरों में लगाई जाती है, उसकी पूजा भी होती है कि नहीं। उसके बाद में हम बात करेंगे फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। अच्छा, एक बात आप सब लोग बताना कमेंट करके, क्या जितना भी मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है, और धीरे धीरे पढ़ाएं या किस तरीके से पढ़ाएं, ये बात जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो हरी खाद की फसलें, हरी खाद की फसलें जो फसलें होती हैं जो हमारी मिट्टी के अंदर ग्रो की जाती हैं, उसके बाद में जब उनकी फूल वाली अवस्था आती है उससे पहले उनको क्या करते हैं, खेत में मिट्टी पलट हल से या ट्रैक्टर के द्वारा जोत कर उसमें पानी भर दिया जाता है, और उसमें क्या होता है, डिकम्पोज हो जाती हैं, वो सड़ जाती है। फिर उसके बाद में उसमें उर्वरा शक्ति हमारी मृदा के अंदर आ जाती है। कौन कौन सी फसलें होती हैं, जैसे आप मूंग को याद रखना, मूंग भी कैसी है, आपकी हरी खाद में आती है। उसके बाद में बरसीम हो गई, बरसीम भी इसी में आती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना ढैंचा, ठीक है, ढैंचा ये इसकी क्या है, हरी खाद में आता है। तो एग्जामिनर अक्सर पूछेगा किसी भी हरी खाद का कोई भी एक एग्जाम्पल बताइए, तो ढैंचा बताना, ठीक है, ये ढैंचा आएगा हरी खाद में। उसके बाद में मृदा आरक्षक फसलें, मतलब कि जो मृदा को रक्षा देती हैं। जैसे क्या होता है, बारिश हो रही है, बारिश होने पर या जल भराव की समस्या आ गई, पानी बह रहा है, बाढ़ आ गई है, तो उस समय पे क्या होता है कि मिट्टी की जो ऊपर वाली परत होती है वो नष्ट हो जाती है पानी के बहाव के कारण। अब उसको हमको रोकना है, क्योंकि पहली वाली जो परत होती है, ऊपर वाली मिट्टी की जो परत होगी, उसी में उपजाऊपन होता है। तो उसको रोकने के लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, जो पूरी तरीके से मिट्टी को कवर कर लें, ऐसी फसलों को हम लोग ग्रो करते हैं। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, मृदा आरक्षक फसलें। कौन कौन सी होती हैं, लोबिया। अब लोबिया मिट्टी में पूरी तरीके से क्या होती है, फैल जाती है, और इसीलिए वो मिट्टी को कटने से बचा लेती है और उर्वरा शक्ति मेंटेन रहने देती है, ठीक है। उड़द हो गई,
और मूंग इत्यादि फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। उसके बाद में नकदी फसलें। नकदी फसलों से ये मतलब होता है कि हम अपने उपयोग के लिए, जैसे मान लेते हैं कि हमारे खेत में कोई भी फसल उगी है, उसको हम सीधे क्या करें, मंडी में जाके या कहीं भी बाजार में जाके बेच दे। उसे बीज हो गई, खाद हो गई, या हमारे घर में जितने भी उपयोगी सामान होते हैं उनको लेने के लिए, कृषि से संबंधित चीज़ें लेने के लिए तुरंत पैसा मिल जाता है। उसके बाद में हम उसको खरीद लेते हैं अपने उपयोग के लिए। तो इसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी, तो हमेशा याद रखना, गन्ना आपकी नकदी फसल में आता है और कपास भी। ठीक है, दो फसलें इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पे याद रखना। उसके बाद में है अंतवर्ती फसलें। अंतवर्ती फसलों से क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि हमारी फसल नष्ट हो जाए किसी कारणवश। ठीक है, मान लो मैंने क्या किया, गेहूं की फसल अपने खेत में लगाई और वो नष्ट हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, अब जैसे अगला सीजन जब तक आएगा तब तक तो हमारा खेत खाली रहेगा, उससे कुछ ना कुछ हमको उपयोगी मिल जाएगी, उपयोगी चीज़ें, या हमको बेचने के लिए उससे कुछ ना कुछ सोर्स तो मिल जाना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम सरसों का प्रयोग कर लेंगे। इसका सरसों का प्रयोग कर लेंगे, सरसों लगा देंगे और ये कम समय में तैयार हो जाती है। तो हमेशा एग्जाम्पल में लिखना कि गेहूं की फसल नष्ट होने पर हम सरसों का प्रयोग कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैच क्रॉप। ठीक है, या अंतावर्ती फसलें बोलते हैं। उसके बाद में कीट आकर्षक। देखो, कीट आकर्षक से मतलब क्या है, जो ये ऐसी फसलें होती हैं जो हमारे खेत में जो मुख्य फसल होती है उसे कीट से बचाने के लिए अन्य फसलों को हम चारों तरफ खेत के लगा देते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कीट आकर्षक फसलें बोलते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा कि इसमें क्या होता है कि कपास, ठीक है, कपास के खेत में जो होता है लाल कीट नाम का, गुलाबी कीट का प्रकोप होता है। इससे बचाने के लिए क्या करते हैं, भिंडी की फसल को खेत के चारों तरफ लगा देते हैं। और ये क्या करती है, भिंडी की फसल के चारों तरफ, कपास के चारों तरफ भिंडी की फसल को लगा देंगे तो गुलाबी जो कीट होता है इनके फ्लावर पे रह जाता है, वहीं तक रह पाता है, तो हमारी मुख्य फसल जो कपास होती है वो बची रहती है। तो इसी को हम बोलते हैं कीट आकर्षक फसलें बोलते हैं। तो एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, कपास के चारों तरफ भिंडी की फसल को लगा देने से गुलाबी कीट के प्रकोप को रोक लिया जाता है, उसको हम कीट आकर्षक फसलें बोलते हैं। ठीक है, आगे अब देख लेते हैं, आगे क्या है, आगे दिया हुआ है रक्षक फसलें। रक्षक फसलें कैसी होती हैं, मुख्य फसल को बचाने के लिए, मुख्य फसल के चारों तरफ, जैसे कोई भी हमारी फसल है उसके चारों तरफ हम कोई फसल लगा देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रक्षक फसलें। इसमें मक्का के चारों तरफ ज्वार को लगा देना, मक्का के चारों तरफ ज्वार को लगा देना। अब देखिएगा, जैसे कि मक्का के, ये मान लो मक्का का खेत है, ठीक है, इसके चारों तरफ हम क्या लगा देंगे, ज्वार लगा देंगे। अब क्या होता है, मक्का में जो चिड़िया होती हैं वो भी आएंगे, उनको दानों को खाएंगे, या कोई जानवर पशु घुस जाते हैं खेत में तो नष्ट कर देते हैं फसल को। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो इसलिए बचाने के लिए हम ज्वार को चारों तरफ खेत के लगा देते हैं और हमारी जो मेन फसल होती है मक्के की वो बची रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा आता है पोषक फसलें। पोषक फसलें क्या होती हैं, ये वो फसलें होती हैं जो हमारी मुख्य फसल होती है उसको पोषक तत्व प्राप्त करती हैं। ठीक है, उसको नुकसान नहीं देती हैं हालांकि, और उसको क्या कह देंगी, पोषक तत्व। तो ऐसी फसलें जो होंगी वो हम उनको बोलेंगे पोषक फसलें बोलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए गेहूं और चना की हमने खेत में बुआई की है, गेहूं प्लस चना की। अब देखिएगा, चीज समझिएगा, अब चना कैसी है, लेगुमिनेसी कुल की फसल है। ठीक है, अब ये क्या करेगी, जो नाइट्रोजन होगा उसका क्या करेगी, स्थिरीकरण करेगी, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगी। और गेहूं क्या है, गेहूं हमारी क्या आती है, ये लेगुमिनेसी कुल की फसल तो है नहीं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगी। तो ये जो नाइट्रोजन चना स्थिरीकरण करेगा मिट्टी के अंदर, और इससे लाभ किसको मिलेगा, गेहूं की फसल को मिलेगा। तो इसीलिए एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, गेहूं प्लस चना, गेहूं के साथ में हम चना का बुवाई कर देंगे तो उससे क्या होगा, गेहूं की फसल को लाभ मिलेगा। चना क्या है, एक लेगुमिनेसी कुल की फसल है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। अब हम लोग बात करेंगे सहचर या सहयोगी फसलें। ये फसलें कैसी होती हैं, ये वे फसलें होती हैं एक ही मौसम में जो हमारी मुख्य फसल होती है उनकी दो पंक्तियों के बीच में इस तरीके से हम दूसरी फसल की बुवाई करेंगे कि हमारी मुख्य फसल है उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सहचर या सहयोगी फसलें। अब इसमें एग्जाम्पल में आप लोगों को याद रखना है, मक्का की, मान लो हमने मक्का की दो पंक्तियों की क्या की, बुवाई की। ठीक है, दो पंक्तियों की बुवाई की।
पंक्तियों में। और जैसे मान लो एक ये पंक्ति हो गई, एक ये पंक्ति हो गई, दो पंक्ति, और इसके बीच में हम क्या करें, उर्द की बुवाई करते हैं। इसके बीच में, पंक्ति के बीच में उर्द की बुवाई कर देंगे। तो ये कैसी हमारी फसल हो जाएगी, ये सहचर या सहयोगी फसल हो जाएगी कि इस फसल को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और उर्द की फसल जो होती है वो लेगुमिनेसी कुल की फैमिली की होती है, तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करेगी, सिंपल सी बात है। और ये जो हमारा मक्का होगा इसको लाभ मिलता चला जाएगा, इसको नाइट्रोजन अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से मिल पाएगी और अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। तो आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं शिकारी या गलाघोटू फसलें। इसका मतलब क्या है कि ये वे फसलें होती हैं कि जो खरपतवार को नष्ट करने का काम करती हैं या उनकी ग्रोथ को रोकने का काम करती हैं। जैसे मान लो बरसीम की फसल है, ठीक है, बरसीम की फसल है, और या तो मान लो लोहरसन की ले लो, लोहरसन की फसल ले लो। अब इनकी अगर हम फसल को लगाते हैं खेत में तो ये बहुत जल्दी बढ़ती हैं, ठीक है, इनकी बढ़वार बहुत तेज़ी से होती है। अब इनकी बढ़वार तेज़ी से होगी, ये खरपतवार से भी तेज़ी से होती है, फिर उसके बाद में ये बढ़ जाती हैं। और जब बढ़ जाएंगी और फिर बढ़ने के बाद में क्या होता है कि इनके अंदर पत्तियां होती हैं, पत्तियों से जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो नहीं हो पाएगी, न्यूट्रिशन ये पूरा का पूरा ये बरसीम की फसल होती है वो ले लेती है। तो इसके कारण बस क्या होता है कि जो खरपतवार होते हैं वो नहीं अपनी ग्रोथ कर पाते हैं, और जो बरसीम लोहरसन होती है ये अच्छी ग्रोथ कर लेती है। उसके बाद में हम बात करेंगे सहायक फसलें। ये सहायक फसलें क्या होती हैं, सहायक फसलें वे होती हैं जो हमारी किसी फसल की ग्रोथ को बढ़ाने में, मतलब उपज को बढ़ाने में बढ़ावा देती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो जाए। जैसे हम लोग गांव में देखा होगा, गांव या घरों में अक्सर हम लोगों के, हमारे यहाँ ही ऐसा होता है क्योंकि भैंसों का काम होता है, ठीक है। तो उसके साथ में हमारे घर में क्या क्या पापा लोग करते हैं, सरसों को डाल देते हैं, ठीक है। सरसों को क्यों डाला जाता है, क्योंकि सरसों को इसलिए डाला जाता है कि बरसीम के साथ सरसों जब डाल देते हैं तो बरसीम की उपज में बढ़वार हो जाती है, ज़्यादा चारा हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए डाला जाता है। अब हम लोग बात करेंगे नाभी फसलें। ये कैसी फसलें होती हैं, देखो अगर हम नाभी फसलों की बात करें तो ये चीज़ हमको अपने एरिया के अनुसार, जैसे हमारे खेत की लोकेशन कहाँ पे है, किस जगह पे है। मान लो हमारे खेत की लोकेशन है शहर के पास, हमारा खेत है, तो हम सिंपल सी बात है कि इसमें हम सब्जी उगाएंगे, ठीक है, ऐसी फसलों का उपयोग करेंगे जो आसानी से उसके शहर के अंदर बिक पाए, ठीक है, अधिक से अधिक हमको लाभ मिल पाए। तो जैसे सब्जी वाली फसलें हो जाती हैं, ठीक है। अब मान लो कहीं पे क्या है, चीनी मिल है, अब चीनी मिल होगा तो वहाँ पे लोग गन्ना का प्रयोग करेंगे ना। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, जिस लोकेशन पे जिस तरीके की व्यवस्था हो, जैसे अगर शहर के निकट है तो हम सब्जी का प्रयोग करेंगे, अगर किसी मिल के अनुसार है, ठीक है, तो मिल नज़दीक पड़ रहा है, गन्ना मिल, चीनी मिल होता है वहाँ पे पड़ रहा है, तो हम गन्ने का प्रयोग करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना उगाया जाएगा। आशा करता हूँ ये भी बात समझ में आई होगी। उसके बाद में आती हैं ट्रक फसलें। ये कैसी फसलें होती हैं, ये ऐसी फसलें होती हैं जिनको क्या करते हैं हम लोग, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम लोग प्रयोग में लेते हैं, वो क्या कहलाती हैं, ट्रक वाली। जैसे कि आलू हो गया, आलू क्या होता है, आलू ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश साइड में होता है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, अन्य जैसे सब्जियां हो जाती हैं, जैसे मान लो खीरा, ककड़ी, तरबूज, कुछ भी मान लो, ठीक है, गोभी हो गया, ये सब्जियां जहाँ पे उगती हैं उसके बाद में हम लोग दूसरे स्थान पे ले जाते हैं, तो किसके द्वारा ले जाएंगे, ट्रक के द्वारा ले जाएंगे। तो आलू हमारी क्या है, एक ट्रक फसल आती है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना पैदा करके, उसको हम लोग ट्रक फसलें बोलते हैं। तो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर जिन लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट है तो मैंने पहले ही बताया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से लोगों को जोड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।